नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। कश्मीरी पंडितों के साथ 90 के दशक में जो बेरहमी हुई, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा यही बात है। आज लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे देश में लाखों कश्मीरी हिंदुओं के साथ ये दरिंदगी हुई, एक आदमी को सजा नहीं मिली, एफआईआर नहीं हो रही। आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा। जब जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो सबसे पहले सवाल पूछा जाता है, उठता है उस वक्त की सरकार से। 80 के दशक में जब कश्मीर के हालात खराब होना शुरू हुए, उस वक्त भी, और जनवरी 1990 में भी, जब कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए कश्मीर छोड़ना पड़ा, मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ही थे। और आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब कश्मीर में आतंक अपने चरम पर था तो फारूक अब्दुल्ला सीएम की कुर्सी छोड़कर लंदन क्यों चले गए। आज ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला दोनों ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम और पलायन के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आज हम आपके सामने वो सबूत रखेंगे जो बताएंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी जिम्मेदारी से यूं नहीं भाग सकते। आपकी स्क्रीन पर अब वो सबूत आने वाला है। देखिए, ये 1997 का एक एक्ट है जिसका आप शीर्षक पढ़ सकते हैं, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रिक्ट सेल्स एक्ट 1997। 1997 में फारूक अब्दुल्ला जब लंदन से लौटे, चुनाव हुआ, दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके थे, तब 97 में यह बिल लेकर के आए थे, यह कानून बनाया था। इसका मकसद यह था कि जो लोग हिंसा से, मारकाट से परेशान होकर कश्मीर छोड़कर चले गए, वो कश्मीरी पंडित, उनके जमीनें, उनके मकान, उन सबको कानूनी दर्जे के तहत किसी तरह सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि बहुत से लोगों की जमीनों पर, घरों पर इंक्रोचमेंट हो गया था, जबरदस्ती कब्जे हो गए थे, कईयों को अपने मकान, जमीनें सस्ते दामों पर, औने पौने दामों पर बेचनी पड़ी थी। लेकिन इसमें आप गौर करेंगे तो जो आखिरी पैराग्राफ है वो बताता है कि वो माइग्रेंट है कौन, ये कानून किसके लिए बनाया गया। तो वो डेफिनेशन ये कहती है कि माइग्रेंट वो शख्स है जो 1 नवंबर 1989 से लेकर के उसके बाद तक कभी भी वो कश्मीर के बाहर गया। जैसा हमने आपको बताया, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कहते रहे हैं कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार नहीं है। तो 1 नवंबर 1989 को मुख्यमंत्री कौन था? वो मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही थे। जब वो ये मान रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पलायन शुरू हो चुका था, तो फिर वो पलायन और कत्लेआम की जिम्मेदारी से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं? यह सवाल आज पूछा गया। अमित मालवीय, बीजेपी के नेता, उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट ट्वीट किया। लेकिन ये आपको बता दें कि इसके बारे में बात, इस कागज के पुर्जे के बारे में बात आज नहीं बल्कि कई दिनों से चल रही है, जब से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनके परिवार का कुछ लेना देना नहीं है कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम से। अब ये सबूत दिखाकर हमने सीधे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा तो देखिए कैसे वो नजरें चुराते रहे, सवालों से भागते रहे। बीजेपी कह रही है कि जब आप सीएम थे तभी कत्लेआम शुरू हो गया था कश्मीरी पंडितों का। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट एक्ट लेके आए थे। I think they should appoint a commission, and that will tell them who is responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time. You were. See, this is the documents. Well, that's what I tell you. Appoint a commission and put it before them. सर हिंदी में बीजेपी कह रही है कि आपके रहते हुए ही कत्लेआम शुरू हो गया था। हिंदी में सर Please, Sir, once. I have told you. If you want to know the truth, they should appoint a commission. I told you, madam. Don't push me. सर हिंदी सर, जो बीजेपी का जो आरोप है उसमें क्या कहेंगे सर? जो बीजेपी आरोप लगा रही है, आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि आपके आरोप लगते रहे। वो कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था कत्लेआम। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? अपॉइंट कीजिए कमीशन। आप इसके लिए क्या सर कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 32 साल बाद कह रहे हैं क्या हुआ 90 में, वो जानने के लिए कमीशन बनाइए। वो सरकार में थे तब भी जांच करा सकते थे, आज उनको कमीशन की जरूरत महसूस हो रही है। बहरहाल हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं सभी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ही आते हैं और
सामने आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो सियासी मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी स्वागत है आपका। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं सीपीआई से, और हमारे साथ शोएब जमई जी हैं जन अधिकार पार्टी से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और बाहर से हमारे साथ जावेद बेग जुड़ रहे हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीएफ सेक्युलर के। जावेद साहब स्वागत है आपका। जेटली जी पहले देखिए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कमीशन बनाइए ये जानने के लिए क्या हुआ था कश्मीर में आतंक के चरम पर, जब लाखों कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर आना चाहिए था। यानी जिम्मेदारी अभी वो आप पर डालना चाहते हैं कि आप बताएं, आप तय करें। बड़ी हैरानी होती है कि वो कह रहे हैं कमीशन बनाइए। इतने वक्त के बाद जिसने कश्मीर को जलता हुआ देखा, जिसमें कश्मीर के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार खुद होते हुए देखे, जिसने कश्मीर की महिलाओं के साथ जो दुर्गति हुई, जो वहां पर लोगों के साथ हत्याएं, लोगों के ऊपर हत्याएं हुई, वो सब कुछ देखने के बाद कह रहे हैं कि कमीशन बनाइए। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट भी नहीं देनी चाहिए थी उनको, हाथ जोड़ करके निकल जाना चाहिए था। और आज कोई भी व्यक्ति जो कहीं पर भी इसकी फेवर करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे आप कश्मीर फाइल्स की भी बात कर रहे हैं, इसकी खिलाफत करता हुआ नजर आ रहा है कि मूवी नहीं होनी चाहिए, उसे भी हाथ जोड़कर खड़ा होना चाहिए। और किसी भी कश्मीरी, मैं बोलना ऐसा नहीं चाहता कि मुसलमान, लेकिन किसी भी कश्मीरी को जिनके चाचा, मामा, पापा, ताया, उनकी कहीं इन्वॉल्वमेंट रही होगी, जिनकी वजहों से आज ये भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लोग बैठे हैं, देश के विभिन्न भागों में लोग बैठे हैं, जिनकी वजहों से कश्मीर में अपना घर छोड़ करके कैंप के अंदर लोग रहे हैं, आज भी अगर वो इस तरीके की आवाज उठाते हैं तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। फारूक अब्दुल्ला साहब को शर्म आनी चाहिए थी, कम से कम मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मुझे स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। ये देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब, ये दो ही तो परवाही रहे हैं यहां पर, शेख अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, इंदिरा जी, इधर अपना राजीव जी, कभी इंदिरा जी की नाराजगी, कभी राजीव जी की नाराजगी, कभी उनकी दोस्ती, कभी उनकी दुश्मनी, लेकिन उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ा? खामियाजा उठाना पड़ा कश्मीर में रहने वाले पंडितों को, कश्मीर में रहने वाले हिंदू को। और इन सबके चेहरे देखिए, इन सबके चेहरे देखिए, ये अपने आप बता रहे हैं क्या हुआ, किस तरीके के जुल्म हुए होंगे उनके ऊपर। ये चेहरे सवाल भी पूछ रहे हैं, ये चेहरे कह रहे हैं अब तो इंसाफ दे दो हमें 3 दशक के बाद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आज कम से कम ये सवाल पूछा तो गया। ये तो लगता है कि इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है, सब भूल ही चुके थे कि इनके साथ कुछ गलत ही हुआ है। ये तो एक फिल्म बनी, उसने देश के अंदर लोगों में एक अवेयरनेस पैदा की कि ऐसा भी हमारे देश के अंदर हो चुका है। विवेक जी, ये बात तो चलिए आगे होगी कि कौन जिम्मेदार था, लेकिन कम से कम जो वो बात कह रहे हैं, चाहे अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक कमीशन बनाओ, मैं कहता हूं जांच हो। ये लोग चाहते हैं कि अभी मैं इनसे बात कर रहा था, कह रहे थे एफआईआर तक नहीं हुई, किसी का मकान जल गया, किसी की हत्या हो गई, एफआईआर तक नहीं है कश्मीर के अंदर। अब आप सुनिए मेरी बात को और थोड़ा मुझे समय दें। सबसे पहली चीज, पूरा देश कश्मीरी पंडितों के साथ है, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो नहीं चाहता कि जस्टिस हो, और जस्टिस होना चाहिए। पहली बात, आप जो पॉलिटिकल गेम्स हम खेल रहे हैं और जो नैरेटिव्स हम बना रहे हैं, वो नैरेटिव्स गलत हैं। आज फारूक अब्दुल्ला आपको इतने बुरे दिख रहे हैं, क्यों मंत्री बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने? तब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? अगर इतना बड़ा विलन बैठा हुआ था, और वो इतना बड़ा विलन अगर है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने फारूक अब्दुल्ला जी को मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर क्यों बनाया? फिर बीजेपी सरकार बनाती है पीडीपी के साथ। अगर पीडीपी इतनी बुरी है, मुफ्ती साहब इतने बुरे हैं, महबूबा मुफ्ती इतनी बुरी है, तो बीजेपी ने सरकार इनके साथ क्यों बनाई? तो हमाम के अंदर साहब सब दंगे हैं, और पीड़ित है कश्मीर का पंडित, जिसका उस वक्त पलायन हुआ। तो ये पॉलिटिकल गिमिक्स जो चल रही है ना, कम्युनिस्ट बहुत बुरा है, कांग्रेस उससे बुरी हो गई, बीजेपी दूध के धुले, ये हो गए यार हिंदुओं के चैंपियन, और कश्मीरी पंडितों के खासकर नैरेटिव ही गलत है। पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, तो जस्टिस के लिए ये जो थ्रोबैक चीज चल रही है कि फारूक अब्दुल्ला रिस्पॉन्सिबल थे, अटल बिहारी वाजपेयी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। क्या करे थे अटल बिहारी वाजपेयी 90 के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? आगे सुनते रहिए आप। नहीं, एक सेकंड, नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी 90 के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? मुझे बोलने दीजिए ना सर, एक मिनट। नहीं सर, आप बोले प्राइम मिनिस्टर थे, आप बोले, मुझे बोलने दीजिए जरा। आप 90 की बात करो ना साहब, मुझे बोलने दीजिए। विवेक जी 90 की आप 90 की बात कीजिए ना। 90 पे आता हूं, अब मुझे 90 पे आने दीजिए। सर, आई स्टैंड फॉर कश्मीरी पंडित्स, और ये भी कर आई स्टैंड फॉर कश्मीरी पंडित्स। एक साइड बात कश्मीरी पंडितों की होनी चाहिए, बात बीजेपी की नहीं होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने फारूक अब्दुल्ला को मंत्री बनाया। अभी आप फारूक अब्दुल्ला पे बात फारूक अब्दुल्ला गलत है। you talk about फारूक अब्दुल्ला। I am not justifying फारूक अब्दुल्ला। I am saying बीजेपी दूध की धुली नहीं है। और हमारे कह रहा हूं, हम आपके साथ हैं। अगर फारूक अब्दुल्ला गलत है, विवेक जी मेरी बात सुनिए, तो बीजेपी भी गलत है। विवेक जी मेरी बात सुनिए, आपने अपनी
आपने अपनी बात की शुरुआत की सर एक सेकंड आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि ये पॉलिटिकल गिमिक हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल गिमिक हो रहे हैं। तो ये लोग ये रिएक्शन इसलिए आया, ये चाहते हैं इनके मुद्दे की बात कीजिए ना। आप लग गए कि फारूक अब्दुल्ला बीजेपी की सरकार में शुरुआत की, फारूक कांग्रेस की सरकार में भी थे। छोड़ दीजिए उस बात को, आपने शुरू की, आप इनकी बात कीजिए। तो हमने फारूक अब्दुल्ला पे बात इसलिए होगी क्योंकि 18 जनवरी 90 तक वो चीफ मिनिस्टर थे। क्यों नहीं बात होगी उनकी? समर्थन क्यों नहीं लिया? क्यों बैठे रहे सरकार में? उस सरकार में आप नहीं थे क्या? वही कह रहा हूं ना, उस सरकार में आप थे कि नहीं थे? आडवाणी जी दूध के धुले नहीं है, इसलिए बीजेपी दूध की धुली नहीं है। अगर बीजेपी की बात ही नहीं है। मैंने आपसे बीजेपी के बारे में कुछ कहा, मैंने कहा ये चाहते हैं इंसाफ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कमीशन बनाओ। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप बताने लगे कि फारूक अब्दुल्ला किस पार्टी में रह चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर फारूक अब्दुल्ला गलत हैं तो उनके साथ जिसने मेवा खाया है सरकार में रह करके, वो सारी पार्टियां गलत हैं और भाजपा उसमें शामिल है। मैं ये कह रहा हूं सर, मैं किसी को नहीं कर रहा। कीचड़ में उतरना पड़ते हैं। सुनिए सर, कुरान वानी तभी मारा गया। ये आपको क्या लग रहा है? मतलब आप चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को अगर वो गिल्टी है तो मंत्री बना करके बीजेपी ने सही किया? क्या बात कर रहे हैं आप? ये क्यों मिले उनसे? ये जरूरी था उस टाइम। अच्छा चलें, छोड़े। मैं फिर कह रहा हूं वापस आइए मुद्दे पर। इनके साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन और इनको इंसाफ कब? एक सेकंड, ये जो कागज है उस कानून का जो पहला पन्ना जो ये बताता है कि फारूक अब्दुल्ला ये खुद मानते हैं वो कि उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए वहां से पलायन शुरू हो चुका था, वहां लोग मारे जा रहे थे, अपनी जान इज्जत बचाने के लिए कश्मीर छोड़ रहे थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कानून बनाया और माइग्रेंट की डेफिनेशन दी है 1 नवंबर 89 के बाद जो भी छोड़ करके गया। मुझे एक यहां कहना पड़ेगा कि ये आज भले ही किसी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया हो, आज से 4 दिन पहले सुशील पंडित जी अब स्टेज पर आ चुके हैं। सुशील पंडित जी ने मेरे साथ बात करते हुए यही कागज का पन्ना दिखाया था और तब भी उन्होंने पूछा था कि कैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकते हैं। चलिए आज ये पंडित सुशील जी, आज ये मुद्दा थोड़ा पार्टियों की भी चर्चाओं में आ गया है, बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया है और इंटरेस्टिंगली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अब ये कह रहे हैं कि जांच कीजिए, कमीशन बनाइए जानने के लिए कौन जिम्मेदार था तब के लिए। देखिए, जांच वो आज इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना पिंड छुड़ाना है। वो इस कागज का जवाब नहीं दे सकते। उनको दिक्कत यह है कि वो जांच में भटकाकर, इसको महीनों उलझाकर इस बात के दारोमदार पर हैं कि लोग भूल जाएं इस बात को, मुझसे सवाल ना किए जाएं। और यही बात यहां से भी घुमाई जा रही है। इस वक्त जिस पार्टी का ये नेतृत्व करते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पार्टी के नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर दरवाजा खटखटाने जाते थे और कुत्ते की तरह भगाए जाते थे, पानी नहीं पूछा जाता था उनसे। मैं सीताराम येचुरी की बात कर रहा हूं, जिसके लिए ये यहां खड़े हैं पैरवी करने वाले। ये जानते हैं कि वो किस आपने कहा ना दोनों तरफ मत खेलिए, ये तीसरी तरफ खेलने वाले हैं। ये तीसरी तरफ खेलने वाले हैं। 1990 में सुनिए जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में सबसे पहली आवाज कम्युनिस्टों के एमएलए ने उठाई थी। ये रिकॉर्ड में है। कम्युनिस्टों के रोल को गोल कर देना चाहते हैं। कम्युनिस्टों का रोल रहा है। जितना कम्युनिस्ट लड़े हैं, इन्होंने इमरजेंसी में कांग्रेस का सपोर्ट किया, इस्लामोफोबिया और कश्मीर में इन्होंने हुर्रियत का सपोर्ट किया। हुर्रियत के साथ खड़े रहे। रिहैबिलिटेशन, क्योंकि टेररिज्म को खत्म करना था, कश्मीर में शांति लानी थी, जो लेफ्टिस्ट लोग थे उन्होंने को रिहैबिलिटेट करना था। इस बात को समझिए, रिहैबिलिटेशन इज नेसेसरी। एक करके, अच्छा विवेक जी आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। सौरभ जी, अच्छा एक मिनट सौरभ जी, एक बात मैं पूरी कर लूं। जब 1990 में हम लोगों को अपने घर बार से उखड़ना पड़ा, एक कम्युनिस्ट नेता का एक बयान दिखा दीजिए कहीं। ये लोग कहां गायब हो गए थे कुछ पता नहीं है। सबसे गायब हो गए थे कुछ पता नहीं है। इन्होंने मुंह सी लिए थे। जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में ये मुकर गए थे। कहावत है ना, मरे और मुकरे का कोई इलाज नहीं। ये गलत कह रहे हैं। मुकर गए थे ये लोग, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सिरे से मुकर गए थे कि पूरी पृथ्वी पे कम्युनिस्टों ने इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ हम लड़े हैं, लेकिन इस देश के अंदर एक सेकुलरवाद है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप फोरगो मत करिए। कश्मीर में सेकुलरवाद की जो धज्जियां उड़ी हैं, जो टेररिस्ट है उसको पनिश करो, हर टेररिस्ट को पनिश करो। लेकिन आप एक तरफ फारूक अब्दुल्ला पे के साथ पावर शेयरिंग करते हैं, फिर उस पर उंगली उठाते हैं,
फिर कहते हैं साहब बीजेपी हिंदुओं की चैंपियन है। अच्छा चलिए आप ठीक, कहते हैं साहब चलिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी बाद में क्यों उनको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनकी पार्टी से इतना प्रेम हो गया, सरकार आडवाणी साहब ने सत्ता नहीं चलिए छोड़ी ठीक है सर। साहब, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। उसमें अभी आपने बात की थी इनकी पार्टी से लोग सवाल पूछते हैं कि 90 में जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे तो एक केंद्र में सरकार में थे, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था उस वक्त, इन्होंने अपनी सरकार, ये चाहते सरकार गिर जाती, वो सरकार आप चाहते तो भी गिर जाती। नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल उसके लिए लड़ाई लड़ी है। क्या लड़ाई लड़ी थी? आपने वो तथ्य पढ़े नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में सबसे पहला वीपी सिंह की सरकार में आप थे, आप वीपी सिंह की सरकार में थे, उठाया है। मैं बीजेपी के साथ साथ आपसे पूछ रहा हूं, मैं नेशनल टीवी पे आप वीपी सिंह की सरकार में शामिल थी, आपकी पार्टी या नहीं? बिल्कुल, हमने वीपी सिंह के आपने समर्थन वापस लिया था, लेकिन आडवाणी साहब नहीं लिया इन्होंने। आप सुनिए, मैं कह रहा हूं इन्होंने नहीं लिया। अरे इनसे तो सवाल पहले दिन से पूछ रहे हैं ये। तो इसका मतलब ये गिल्टी नहीं हुए ना हिंदुओं के चैंपियन। आप फिर आप भी नहीं है ना, आप बोलिए आपने भी, आप बोलिए कि आपने भी उस वक्त कश्मीरी पंडितों का साथ नहीं दिया। हमने जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में सबसे पहली आवाज उठाई। अगर आप रिकॉर्ड को चेक कितनी आवाजें थी वहां की, लेकिन उसको नहीं मानेंगे, आपकी आवाजें थी, उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली में समस्या क्या है? आपके समस्या यह है कि रूट्स इन कश्मीर बीजेपी की बैकिंग करता है। रूट्स इन कश्मीर न्यूट्रल नहीं रहता। हमने धज्जियां उड़ाई हैं, गलत को गलत बोलिए। धज्जियां उड़ाई हैं हमने। और कौन करेगा ये? रूट्स इन कश्मीर तो तभी करेगा, आप थोड़े करेगा। देखिए, कोई नहीं किया है। कम्युनिस्ट का एक बंदा था, वो कोलगाम का है, वो एडवाइजर भी था उसके, उसमें असेंबली कुछ नहीं चली। फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था, वो यहाँ नहीं था। यहाँ जो आप बोल रहे थे 90 में ही वॉज नॉट चीफ मिनिस्टर, वो वहां था, यहाँ नहीं था। सेंटर में उसका बेटा आया, बेटा फेल होके आया, वो भाग गया था लंदन। जब हम 90 में चले, वो लंदन, वो माँ के साथ बैठा था लंदन के, वो आगे। ये बच्चे आते हैं ना पढ़ के, फिर बनते हैं ये हमारे सियासी बच्चे। सारा हिंदुस्तान इन पर नाच रहा है। कम से कम आप कम्युनिस्ट अगर हो, कम से कम बी कम्युनिस्ट, डोंट बी चाइनीज कम्युनिस्ट, स्टैंड फॉर कश्मीरी बी करेक्टेड। आई स्टैंड फॉर कश्मीरी पंडित। बाकी ये रूट्स इन कश्मीर को फर्ज है, अगर ये भी नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन बीजेपी मैं के कश्मीरी बात नहीं करूंगा, मेरे के साथ वो पाकिस्तानी आपकी बात करेगा। बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं लेकिन करेगा। न्यूट्रल रहे ना, फिर पंडितों की बात करें, बीजेपी की बात ना करें। अरे बीजेपी को छोड़ो, पंडितों की बात नहीं कर रहे, वजह से जिंदा है, बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, बीजेपी की वजह से जिंदा है। नहीं सर, नहीं। चलिए ठीक, चलिए अच्छा एक हाँ ठीक, नहीं एक मिनट, शोएब अच्छा ठीक, चलो हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, जस्टिस होना चाहिए। सर अब ये केवल जबानी नहीं जबानी नहीं सर, एक सेकंड, ये कहने से नहीं होगा। जबानी जमा खर्च बंद करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा इनके लिए, तब शोएब जमाई। अब मैम बिल्कुल आपके साथ थे। अच्छा ले बोले, आप बोले। हेलो, नहीं आप कहाँ थे? 30 साल आपके साथ थे, लेकिन जब हमारे साथ कत्लेआम हो रहा था, राजनीति नहीं करी। ये गिलानी के दरवाजे के बाहर जो ये कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, के साथ है false. It is all fabricated. Don't be fabricated person. Please stop it. No, I am not fabricating. No, I am not fabricating. आप लोग अपने कॉज के लिए सबको अपने साथ रखें। अरे चले एक सेकंड, दो मेहमान और है, मैं जरा प्लीज क्विक कमेंट लेकर मैं आता हूं। सर मैं आ रहा हूं, एक कमेंट लेकर के मैं आ जाता हूं, आप बोल लीजिए। मैम एक मिनट, हाँ बोलिए। ऐसा है, फारूक अब्दुल्ला का एक एस्टेट थे, फारूक रिंजू जी। फारूक रिंजू खुद कह रहे हैं कि ये उसी की क्रिएशन है, फारूक अब्दुल्ला की ही क्रिएशन है कि इन लोगों को भगाना है यहाँ से। ये उसका स्टेटमेंट है जी। आप क्या कह रहे हैं? वो उस वक्त बीजेपी था। मेरी बात और मैं एक से बताऊं, फारूक अब्दुल्ला वो यहाँ सेंट्रल लीडरशिप को बेवकूफ बनाता था। जो कोई भी वो यहाँ पे जैसे अफजल गुरु को फांसी देनी थी, वो इनको बार बार कहता फांसी मत दो, वहाँ खून की नदियां बहेंगी, उसको मत करो, ये मत करो, और डिले होता रहा, उसकी फांसी का डिले होता रहा जी। मैं इसका आपको जवाब दूंगा, सिर्फ 10 सेकंड चाहिए सौरभ सर, 10 सेकंड। देखिए, फारूक अब्दुल्ला कभी लेफ्ट के साथ नहीं था, ना लेफ्ट फारूक अब्दुल्ला के साथ रहा है। सुने आप, फारूक अब्दुल्ला ज्यादा राइट विंग पार्टीज के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं। पहली चीज, फारूक अब्दुल्ला ने यह बोला अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और पहली ईंट मैं दूंगा। फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में खड़े होकर के बोला कोई मुसलमान बोले ना बोले, मैं बोलूंगा भारत माता की जय।
कश्मीरी पंडित 32 साल बाद भी इंसाफ की दरकार कर रहे हैं, इंसाफ के लिए गुहार कर रहे हैं। और आज ये कम से कम बात तो हो रही है कि इनके कत्लेआम के लिए जिम्मेदार कौन था। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं गगन भगत जी। आप पूर्व विधायक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। गगन जी, आपका स्वागत है। आज बीजेपी ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया। कश्मीरी पंडित तो पहले से कहते रहे हैं कि जो कुछ हुआ उनके साथ उसके लिए फारूक अब्दुल्ला सरकार जिम्मेदार थी उस वक्त की, लेकिन वो कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार उस वक्त के गवर्नर जगमोहन थे। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई मांग उठाई है, एक कमीशन बनाई है जांच के लिए कि क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ। सौरभ जी नमस्कार, और जितने भी आपके यहाँ पैनलिस्ट हैं और यहाँ पर कश्मीरी पंडित बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आपके दर्शकों का अभिनंदन। और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कहना चाहूंगा कि विस्थापन का जो विस्थापन का दर्द है और उसकी जो पीड़ा है वो मेरे खून में भी है, क्योंकि मेरा परिवार भी विस्थापित परिवार है। और मुझे पता है जब अपना घर बार, सारा कारोबार, सब कुछ छोड़ के कहीं नई जगह जाना पड़ता है, टेंटों में रहना पड़ता है और जो परेशानियां आती हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि आज जिस पीड़ा से कश्मीरी पंडित यहां पर बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। और वो एक दौर था, जो दौर था वो गुजर गया। अब इंसाफ की बात है। अगर हम ये खाली बहस करते रहेंगे कि कौन जिम्मेदार था, कौन का जिम्मेदार था, बिल्कुल ठीक है, हमारा देश एक संविधान से चलता है, किसी आईटी सेल से नहीं चलता है, कि संविधान से चलता है और संवैधानिक प्रक्रिया को हमें इसका पालन करना पड़ेगा। और अगर आप सब चाहते हैं, यहां जितने भी उपस्थित हैं कश्मीरी पंडित मेरे बुजुर्ग हैं, आदरणीय सभी को मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हम इंसाफ चाहते हैं तो इंसाफ तभी आ सकता है जब एक कमीशन बने। और आज अगर कश्मीरी पंडित, मैंने सुना कुछ बुजुर्ग यहां पर कह रहे थे कि भाजपा ने हमें बचाया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं तभी सहमत होऊंगा अगर भाजपा सरकार एक रिटायर्ड जज, एक ईमानदार रिटायर्ड जज, और मैं तो कहूंगा कि कश्मीरी समुदाय को भी इसमें मेंबर बनाया जाए, सदस्य बनाया जाए, और एक पूरी घटना, जितना भी घटना 90 के बाद से कितनी बार फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे, उमर अब्दुल्ला कितनी बार चीफ मिनिस्टर रहे? नहीं, ये कमीशन केंद्रीय बनाएगा तभी जांच होगी। राज्य सरकार कमीशन नहीं ऑर्डर कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती, बिल्कुल कर सकती। और किया क्यों नहीं? बात ऐसी है कि किया क्यों नहीं गगन जी? समाधान करना है। 15 साल, इस 30 सालों में से भाजपा सत्तासीन थी। मैं आपसे कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा कश्मीर में, उसकी कभी कोई जिम्मेदारी थी? सौरभ जी, आज देखिए, अगर कोई कमीशन राज्य सरकार बनाती तो उस पर सवाल उठाए जाते कि राज्य सरकार ने कमीशन बनाई और अपने मनमर्जी फैसला करवाया। लेकिन आज जब केंद्र में भाजपा बैठी है और जम्मू कश्मीर में राजीव जी है, तो आज का राजीव जी छोटा जवाब दीजिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा आऊंगा। बोलिए। नहीं, मैं केवल एक, आज का जो कमीशन है बहुत जरूरी। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। थोड़ा सा इतना जाते जाते बताया मुझे कि आप ब्रेक पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जाते जाते बता दीजिए कि 370 और 35 पे आपके आज के विचार क्या हैं? कि आप साथ में हैं? 370 और 35 से हटाया गया, क्या कश्मीर की तरक्की में आप भागीदारी देने वाले हैं? क्या कोई राजनीतिक पार्टी इस बात के लिए आगे आने वाली है भारतीय जनता पार्टी के अलावा कि हम आपके साथ खड़े होंगे? कश्मीर का विकास होना चाहिए, कश्मीर के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, कश्मीर की जो अधिकार महिलाओं के छिने थे वो वापस दिए गए, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। 35 और 370 पर इनका क्या स्टैंड है वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल बताइए ना। ये जो नकली बातें हैं फारूक अब्दुल्ला साहब की, वो कम से कम उजागर तो होनी चाहिए। एक बात कहना चाहूंगा, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा ने जिस तरीके से 370 और 35 पे अपना स्टैंड बता दीजिए आप। मैं सब राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं, हमारे पैनल पे आज कम्युनिस्ट भी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, कोई भी बता दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने तो कहा है कि हम सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। आगे जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए मेरा। 370 और 35 पे क्लियर कट स्टैंड है हमारा कि वी आर अगेंस्ट इट। हम चाहते हैं कि ये रिस्टोर हो। आप बताइए क्यों इसकी खिलाफत करना चाह रहे हैं? नहीं, आप क्यों खिलाफत करना चाह रहे हैं? आप वापिस चाहते हैं रलीफ गलीब चलीब, वापिस चाहते हैं रलीफ गलीब चलीब, मतलब वही माहौल बनाना चाहते हैं, रलीफ गलीब चलीब वही माहौल बनाना चाहते हैं। गगन जी आप बताइए, आप इसके अगेंस्ट में क्यों है? गगन जी मेरा क्वेश्चन है कि आप इसके अगेंस्ट में क्यों है, ये बताइए। मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहूंगा बहुत आदर मान सम्मान के साथ कि 370 जब से एब्रोगेट हुआ है 19 अगस्त के बाद से, ये 2019 5 अगस्त के बाद से, तो कौन सा फायदा? और मैं आपको बताऊं, हमारा कल्चर क्या कहता है, जो कश्मीरी पंडित हमारे विस्थापित, जो हमारे सारा कल्चर है, वो वापस जाके वैसा ही इकोसिस्टम बनना चाहिए हमारा। कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख, सारा रहना चाहिए। आज अगर भाजपा वहां से कश्मीर, उसका 370 से क्या लेना देना? उसका 370 से क्या लेना देना?
कश्मीरियत यही है कि हिंदुओं को मारो काटो और आपके फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में बैठे? यही कल्चर है आपका, यही कश्मीरियत है आपकी? कश्मीरी पंडित नहीं खाली हुए हैं, नहीं वो हुए जी, जो बाकी मरे हैं उन्होंने बंदूक उठाई थी, उनको गोली लगी है। जो बाकी मरे हैं उन्होंने बंदूक उठाई थी। कोई भी देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसको गोली लगेगी ही लगेगी। भी मिलिटेंसी का दंश जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को सेना आप 35 से 370 हटाने के खिलाफ है। आपका कहना है कि कश्मीरियत तभी जिंदा रहेगी अगर जब तक 370 जिंदा रहेगा। उस पर आज जवाब आपने सुन लिया। कुरुक्षेत्र में बात हो रही है, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ आखिर कब मिलेगा, कितना इंतजार और करना पड़ेगा। जन अधिकार पार्टी से शोएब जबई हमारे साथ हैं। कभी कभी अजीब नहीं लगता आपको शोएब जी ये चर्चाएं देख करके कि 3 दशक के बाद आप बात कर रहे हैं कि भाई उसकी हत्या हो गई थी, उसका कातिल अभी घूम रहा है, उसका कातिल जो है वो जेल से बेल पर कैसे आ गया, 20 आदमी को मारने वाला बाहर कैसे आ गया। ये तो आज तक ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो जेनोसाइड हुआ उसको स्वीकार तो कर लो। सौरभ जी, चूंकि आज आपने मुझे जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बुलाया है तो मेरी जिम्मेदारी है पार्टी की बात को रखना, और दूसरा मैं शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का कन्वीनर भी हूँ, तो वो मेरी जिम्मेदारी वहाँ तक है। मैं ये मानता हूँ कि अगर सिर्फ फिल्म की बात कर रहे हैं जिस तरीके से लोग, बाकी चैनलों पे भी देखा हमने, वो जो कश्मीरी पंडित का जो मुद्दा है, जो जस्टिस जहाँ पे सर्व होगा उसको लिमिट कर देता है। इसलिए हम कभी फिल्म की बात नहीं करता हूँ। मैं जस्टिस पे आता हूँ कि एक प्रोपेगेंडा से हटके हम एक जस्टिस पे आए कि जस्टिस कैसे सर्व होगा। मैं बहुत फ्रैंक हूँ। प्रोपेगेंडा ही मान लिया तो फिर जस्टिस कहाँ से आएगी? नहीं, प्रोपेगेंडा वो फिल्म वालों का अपना होता है या फिर उनके बहुत सारे हिस्टोरिकल। चलिए आप फिल्म से आगे बढ़िए, फिल्म से आगे इनकी बात कीजिए। हाँ, मैं जस्टिस पे आता हूँ। एक बार सुन लीजिए, एक मिनट। प्रोपेगेंडा में फिल्म वालों की नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ये कहें कि सिर्फ फिल्म देख लो और उससे कश्मीरी पंडित का मुद्दा हल हो जाएगा, तो सवाल ये बनता है कि सर जस्टिस कब सर्व होगा। तो जस्टिस सर्व होगा। मैं 3 पॉइंट्स कहता हूं, मुझे लगता है सब इत्तेफाक रखेंगे आप। पहला कि एक शख्स था बिट्टा कराटे, जिसने खुद अपनी जुबान से कबूला था, आज वो बाहर घूम रहा है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको फौरन पकड़ा जाए, इस वक्त एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। इस वक्त जेल में है, हालांकि हत्याओं के जुर्म में नहीं है, लेकिन जेल में। एक मिनट, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और उस किलिंग्स जिसके उन्होंने कबूल किया था उस इंटरव्यू में, उस बुनियाद पर उसको फौरन फांसी की सजा दी जाए। तो पहला जस्टिस होगा सर्व। दूसरा कि मैंने कश्मीरी पंडितों से यही पूछा कि भाई इश्यूज क्या है, मेन बेसिकली हट करके बताइए। उन्होंने कहा कि सर जो रिड्रेसल कमीशन बनने की बात हो रही है, जिसका मोदी जी ने वादा भी किया था, वो बनना चाहिए जरूर पहली फुर्सत में, ताकि तभी मसले हल होंगे रिहैबिलिटेशन के। तीसरा कि एक डिस्ट्रेस सेल बनाया गया था, जिसके बारे में आपने डिस्ट्रेस सेल में क्या हुआ कि अब कि जो पिछले 7-8 सालों से चल रहा है, जिन लोगों ने यहां से अपने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया डिस्ट्रेस सेल में, उनको पार्टी बना दिया। अब जब पार्टी बना दिया तो वो सब बैकआउट कर गए कि भाई हमें क्यों पार्टी बना रहे हो, सरकार उसको खुद देके और उसको चिन्हित करके हमारी जमीनें वापस कराए। ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, मैं कसम खा के कह रहा हूं। मैंने कश्मीरी पंडित से ये पूछ के उनके टेक्निकल एस्पेक्ट को सामने रखा है और मुझे लगता है ये मुद्दे जो है वो हल होने चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने 3 जिम्मेदारियां बताई हैं जो कि केंद्र सरकार की बनती हैं। आप सहमत हैं जो ये कह रहे हैं कम से कम ये काम सरकार को करना चाहिए? तो आपको बोलना है कुछ? सर मैं आता हूं। जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मगर जो हम पिछले बहुत टाइम से बात कहे जा रहे हैं कि ये इसमें 32 साल क्यों लगे, ये बात पहले क्यों नहीं उठाई गई। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि इससे पहले चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब काफ़ी सही बात कह रही है, मगर पहले ये सब लोग खामोश क्यों थे? इतना सा सवाल। नहीं, मैं इसमें मानता हूँ कि ये बात पहले भी उठी है, लेकिन जहाँ तक यहाँ से चूंकि कॉमन मास में जाने के लिए एक माध्यम होता है, वो माध्यम शायद यहां से चूंकि सोशल मीडिया का दौर बहुत देर से मतलब पहुंचा है, तो अब सोशल मीडिया के जरिए बहुत जल्दी जो है वो वायरल हो जाती है। अभी भी हमने आपको फारूक अब्दुल्ला साहब की बात तो सुनाई थी थोड़ी देर पहले। आज महबूबा मुफ्ती भी कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बोली। खुद को उन्होंने कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा हमदर्द बताया और ये भी बताया कि वो कैसे कश्मीरी हिंदुओं के साथ रहती भी थी, लेकिन जब उनके साथ बेरहमी हुई, जब उनका पलायन हुआ, तब उस वक्त क्यों कोई खड़ा नहीं हुआ, ये उनसे पूछा जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की बात करते करते आज पाकिस्तान की भी बात कर दी
और कुल मिलाकर कहानी यह है कि अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, पल्ला सब झाड़ रहे हैं। अरे ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसको सारी दुनिया देखती है। क्यों देखती है? पाकिस्तान को क्यों नहीं देखती? चीन को क्यों नहीं देखती? इसलिए देखती है हिंदुस्तान को। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलजुल के रहते हैं। मेरा बचपन हिंदू घर में गुजरा है। जम्मू में मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ 4 साल सेठी साहब के घर में, और कई बार मुझे मौका मिला लड़कियों के साथ वैष्णो माता जाने का। जब मैं वहां से थक हार के वापस आती थी तो सेठी साहब की जो आंटी थी, जो उनकी मिसेस थी, वो मेरी टांगे गर्म पानी से धोती थी क्योंकि मैं थक जाती थी। ये हमने देखा है कि एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। एक पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, ये कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदू, मुसलमान, दलित, राजपूत, दलित, ब्राह्मण करना चाहते हैं। राजीव जेटली जी से होगा ये सवाल, तो बड़ी ताज्जुब की बात है, सरकार आपने बनाई थी उनके साथ और वो तारीफ कर रही है कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस ने देश को संभाल के रखा, और जिन्ना ने एक पाकिस्तान बनाया था, आप कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। सौरभ भाई, मुझे थोड़ा हैरानी हो रही है, ये इस देश में हम क्या डिबेट कर रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है? तालाब में जहर घोल करके बाहर बैठ के तमाशा देखने वाले लोग बार बार हमारे सामने आकर डिस्कशन करते हैं हमें क्या करना चाहिए। आप मैं तो इनसे, शोएब साहब से पूछना चाहता हूं, कहां रहते हैं आप? शाहीन बाग रहते हैं ना शायद जी। मुझे इतना बता दीजिए, शाहीन बाग के अंदर कितने हिंदू रहते हैं? अब शाहीन बाग, अरे छोड़िए, मैं अभी मैं कश्मीर में नहीं जा रहा हूं, मैं एक सेकंड, शाहीन बाग में कितने हिंदू रहते हैं? आप तमाशा देख रहे हैं। इस देश के अंदर जहर घोलने वाले लोग, इस देश के अंदर जहर घोलने वाले लोग मंच पे खड़े होकर हमें ये नसीहत दे रहे हैं, हमें नसीहत दे रहे हैं, कितने लोग रहते हैं, इसका जवाब दीजिए। और जहां जहां पर भी कश्मीरी बात नहीं करेंगे, आप उनको मुद्दे पे लाएंगे। विवेक जी, आपके बीच में नहीं बोला, ये समस्या सलूशन क्या है? आप कह रहे हैं, अच्छा राजीव जी, आप आप कह रहे हैं कि शोएब जमाई हो, विवेक श्रीवास्तव हो, इनको कश्मीरी हिंदुओं पर बोलने का हक नहीं है। नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस देश की जनता सुन रही है, मेरे कश्मीरी भाई यहां बैठे हैं, पीड़ित हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है यहां पे खड़े होके। अरे ये लोग अपनी जान गंवाने क्यों नहीं गए? इनके दादा परदादा क्यों नहीं गए उस वक्त पे? क्यों लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने उन कश्मीरी पंडितों के लिए? आज खड़े होके हमारी चर्चा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, वो चाहे मुरादाबाद हो, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, अरे भाई एक समस्या पैदा क्यों होती है बार बार? क्यों मुसलमान जहां पर ज्यादा होते हैं वहां हिंदू नहीं हो सकते? मैं बहुत दूर नहीं जा रहा, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। मैं यहां से मात्र 20 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर पूछता हूं कितने लोग रहते हैं वहां पे। अरे भाई जहां पर भी हम हिंदू लोग अच्छी तरीके से, सभ्य तरीके से रह रहे होते हैं, वह समस्या पैदा क्यों होती है? और इस समस्या का निवारण, आप कश्मीर से आगे निकलकर कश्मीरी पंडितों में नहीं है, हिंदुस्तान की समस्या बता रहे हैं। मैं कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को पूछिए, कश्मीरी इनकी पार्टी ने 30 साल से जस्टिस नहीं किया, पंडित के 30 साल से जवाब दीजिए। मैं केवल इतनी बात बोल रहा हूँ, लड़ाई मत कीजिए। मैं समस्या सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बहुत सुना। अरे आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब तो दीजिए, पहले आप अपनी बात रखूंगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं केवल ये कह रहा हूं, आज की डेट में, ये 30 साल से जो तमाशा देख रहे थे, जो भी मैं आऊंगा आज की डेट में। अरे क्या आप मेरे साथ खड़े हैं? क्या आप मेरे साथ खड़े हैं? आपकी पार्टी और आपकी सरकार, जेटली साहब, आपका सवाल क्या है? क्या सवाल? मेरा सवाल ये है, इन्होंने आपकी लड़ाई नहीं लड़ी है। मेरा सवाल ये है, क्रेडिट लेना चाहते हैं, बोलिए। मेरा सवाल ये है, देखिए कश्मीर, प्लीज एक सेकंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिना माइक के फायदा नहीं, 1 मिनट। वो तो दर्द झेले हैं, उनको तो मालूम है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आडवाणी जी ताली बजा रहे थे सर। अरे आप 370 हटाने के फेवर में, 370 हटाने के फेवर में, अरे छोड़िए ना, 370 हटाने के फेवर में बताइए, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना? पहले जवाब लीजिए। कश्मीरी पंडितों को समझने के लिए इस बात, नरेंद्र मोदी जी को 7 साल ये वो
जहर है, बननी, ये वो जहर है जो इस देश के लिए खतरा बन गए हैं। सर ऐसे नहीं, ठीक है, आपने बोल लिया, आप जवाब दीजिए। सुशील जी बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। अच्छा सर, एक बात इनकी करें, इनकी बात करें। एक मिनट, देखिए जेटली साहब, जब 1990 में जब कुछ हो रहा था, मेरा प्रश्न कुछ और है। नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप जवाब देंगे, आप सवाल करेंगे तो आप डिबेट कर लीजिए। क्यों नहीं रहते हैं, ये बात बताइए, क्यों नहीं रहते? जेटली साहब सुनिए, अरे आप सरकार में हैं, आप विपक्ष की तरह क्यों नहीं रहते? बोलने आपसे काम नहीं किया है, नहीं किया रिहैबिलिटेशन, बोलने दीजिए। अच्छा समझ आता है, कश्मीर फाइल्स नहीं बनी होती तो डिबेट नहीं होती। जवाब दीजिए। जेटली साहब प्लीज, ऐसे तो कोई बात नहीं हो पाएगी, आप बोलिए। शोएब जमाई बोले, शोएब बोलिए। कश्मीरी पंडितों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, ना भाजपा के कार्यकर्ता गए। मेरा प्रश्न दूसरा है। अरे चुप रहिए, आराम से आपको जवाब देना होगा। आपको अपना घर छोड़ के कोई क्यों जाए? केवल धर्म के लिए, धर्म के लिए नहीं, हमें जवाब चाहिए, बिल्कुल जवाब चाहिए। अपना घर छोड़ के कोई क्यों जाए? किसी के बीच में धर्म की वजह से, जेटली साहब, धर्म की वजह से जेटली साहब घर छोड़ के आए हैं, वो अपना घर छोड़ के आए हैं। बोलने दीजिए ना, धर्म गए थे, बोलने का हक है, बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। आप नहीं गए थे, आप बोलिए। अरे शांत, एक सेकेंड देखिए, ऐसे ये कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है, प्लीज एक सेकेंड बोलिए। आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। देखिए सौरभ जी, हाँ, यहाँ से कश्मीरी पंडितों ने लड़ाई लड़ी अपनी। कोई पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि हमारे कार्यकर्ता गए थे। भाई हम भी नहीं गए थे, ठीक है ना, कोई नहीं गए थे। ये इसका तो सबको माफी मांगना चाहिए कि 30 सालों में, 32 साल में लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया और ये डिनायल मोड है। इसको यहाँ से हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक्नॉलेज करना भी चाहिए और यहाँ से डिनाई कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक बात बस, पिछले एक शो में हमसे ये कहा गया कि शाहीन बाग, चूंकि बात इन्होंने कही, शाहीन बाग, अरे चुप रहिए भाई, अरे चुप रहिए। शाहीन बाग आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग आंदोलन हुआ था, हमारे मंच पे कश्मीरी पंडित आए। मुझसे ये कहा गया कि आपके मंच में जो कश्मीरी पंडित आए थे वो सब नकली कश्मीरी पंडित थे, नकली थे। मैं सिर्फ प्रूफ के साथ कहता हूं, हमारे साथ ये भाई आए थे, क्या ये नकली कश्मीरी पंडित हैं? बीजेपी वालों ने आपको कहा कि आप नकली कश्मीरी पंडित हैं, इसलिए आप तो ये गलत बात है भाई। चिंता मत करो, ट्रस्ट मी। अरे ये तो बीजेपी से भी सवाल कर रहे हैं। अरे मैं आपके साथ हूँ, वो हमारी डेमोक्रेसी है, मैं आपके साथ हूँ। हम देखो, हम नहीं करते हैं। वापस मुद्दे पे आइए। तो गलत है, बिल्कुल। अब आपने दिखाना, आप हमारा सपोर्ट कैसे करोगे? मैं इसलिए सौरभ जी कह रहा हूँ, अब मैं सुशील पंडित जी के पास जा रहा हूँ, प्लीज। अब देखिए, प्लीज पूरे देश भर में एक आंदोलन चलाई जाए कि कश्मीरी पंडितों को दोबारा कैसे पुनर्वास करना चाहिए और कश्मीर के लोगों को एग्री करवाना चाहिए, और वहां कॉलोनी बसाने के लिए मोदी सरकार को प्रेशराइज करना चाहिए। ये मेरी मांग है। अब जरा इनसे सुन लीजिए। ये जो हैं सुशील पंडित जी, ये इन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। मैम एक मिनट, आप चाहती हैं सुशील जी बोले? आप चाह रही हैं सुशील जी बोले? प्लीज एक सेकंड। बहुत बातें हो गई। अब आप सर बिल्कुल दो टूक बता दीजिए, दिक्कत कश्मीर में है क्या? बहुत बढ़िया, बस बिल्कुल साफ लफ्जों में। बहुत बढ़िया। 32 सालों से कश्मीरी पंडित विस्थापितों को माइग्रेंट कहा जाता है। माइग्रेंट शब्द का हिंदी में अनुवाद है प्रवासी। जैसे साइबेरिया से सर्दियों में पंछी आते हैं ना, वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। हम प्रवासी हैं, हम बाढ़ पीड़ित हैं, हम भूकंप पीड़ित हैं। हमारी समस्या क्या है, पहले उसको एक्नॉलेज किया जाए। हमें वापस धकेलने की जल्दी में भेड़ बकरियों की तरह कत्ल होने नहीं भेजा जाए। हमारी समस्या है, हम ना भूकंप पीड़ित हैं, ना बाढ़ पीड़ित हैं, हम जिहाद पीड़ित हैं। वहां जिहाद हुआ था, ये किसी के बीच में नहीं बोलते। हम जिहाद पीड़ित हैं, हमारी नस्ल कुशी हुई है, वहां जेनोसाइड हुआ है। हमारे लोग इस कारण नहीं मारे गए कि हमारी किसी से व्यक्तिगत रंजिश थी, हम इस कारण मारे गए क्योंकि हम हिंदू थे। हमारी शिनाख्त के कारण हमें मारा गया, और हम देशभक्त थे। हम इस्लाम कबूलने के लिए राजी नहीं थे,
हम अपना अकीदा, अपनी आस्था, आप इस्लाम कबूल कर लेते तो कश्मीर नहीं छोड़ना पड़ता? बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ता। हमको तो बोला था कि आप इस्लाम कलमा पढ़ लो, आप आराम से रह सकते हो। मैं इसका जवाब दूंगा। ये आरटीआई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। शोएब जी सुनना सरकार की आरटीआई है, सुनना पड़ेगा। सरकार खुद आप कहती है कि जेनोसाइड नहीं हुआ। कहते हैं कि सिर्फ 219 कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ है। ये सरकार देखिए, ये आरटीआई रिपोर्ट, ठीक ये गलत। सरकार इसमें गलत है। ये कंप्लीट की बात पूरी नहीं हुई अभी। एक सेकंड, इसलिए तो सरकार से हम सवाल कर रहे हैं। शोएब जी सरकार ही जेनोसाइड नहीं मानती है। शोएब जी, हाँ मैं सरकार, वहां ये सरकार की तरफ से आए, पूछूंगा ना, इनकी बात तो पूरी हो जाए। बोलिए। सरकार क्या कहती है उसका हिसाब किताब इस तरह है कि एक छोटे से सड़क हादसे पर आयोग बैठ जाता है। किसी का कोई कहीं भ्रष्टाचार हो तो इंक्वायरी बैठ जाती है। एक लाखों लोगों का समुदाय उखाड़ के फेंक दिया गया, आज तक सरकार व्हाइट पेपर नहीं लेके आई है। सरकार ने कोई आयोग नहीं बिठाया है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। लोग अपने सीने में एक गवाही देने के लिए जिंदा रहते रहते मर गए कि कोई आके पूछे, अपना साक्ष्य देने की इंतजार में गुजर गए। पीढ़ी खत्म हो गई, कोई पूछने नहीं आया। किसी को मुआवजा नहीं मिला आज तक, ना प्रॉपर्टी खोने का, ना जान खोने का। आप समझ सकते हैं कि 32 साल इंतजार कर रहा है यह पूरा का पूरा समुदाय, जो लगभग 99.9% उखाड़ के फेंक दिया गया कश्मीर से बाहर। उसका जवाब आता है कि मुसलमान भी बेदखल हुए। 99.9% मुसलमान समुदाय वहीं का वहीं है, और 99.9% हिंदू समुदाय उखाड़ के फेंक दिया गया। लेकिन पलड़ों को बराबर दिखाने की कोशिश की जाती है कि इस पे हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। मुझे कहा जाता है कि मुसलमान भी मारे गए। यही कहा जाता है ना कि जब हम कहते हैं कि हिंदुओं को मारा गया, मुसलमान भी मारे गए। ये पुलिस रिपोर्ट दे रही है। मैं 1635 व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। कितनी लाशें तैरती हुई झेलम से निकाली गईं जो हिंदुओं की थी, कोई शिनाख्त नहीं कर पाया। टुकड़ों में काट दिए गए, बोरियों में बंद करके फेंक दिए गए, कोई शिनाख्त नहीं कर पाया। आज ये लाशें गिनने बैठे हैं, ये नहीं देखते कि कश्मीर के हिंदू गए कहां, हुआ क्या उनको, भाप बन गए। पूरा का पूरा समुदाय नस्ल कुशी का शिकार है जी। ये कहते हैं कि नहीं मुसलमान भी मारे गए। मैं बताता हूं, हां मुसलमान मारे गए। राइफलमैन औरंगजेब मारा गया, मोहम्मद अयूब पंडित मारा गया, या लेफ्टिनेंट फयाज मारा गया, यहां तक कि वो बुखारी जर्नलिस्ट वो भी मारा गया। ये इस वजह से नहीं मारे गए कि इनका अकीदा इस्लाम था, कि ये नमाजी थे, कि ये रोजा रखते थे। इनके मारे जाने के कारण ये थे, सेना के जो, पुलिस के जो मारे गए, कि ये भारत के साथ थे, ये देशभक्त थे। या कोई जर्नलिस्ट मारा गया, इस पे शक था कि कहीं ये मुखबिर तो नहीं है, या किसी को इसलिए मारा गया कि आपसी रंजिश है। हिजबुल मुजाहिदीन और JKLF में भी लड़ाइयां हुई कि इस तंजीम की, इस पूरे की पूरी तहरीक की नुमाइंदगी कौन करेगा। पाकिस्तान ने मरवाए कि कहीं ये मीरवाइज जाके भारत के नेताओं से बात ना कर ले, और आज बराबरी कर दी जाती है। आज कहा जाता है कि हां क्योंकि वो भी मारे गए इसलिए बराबरी है। मैं आऊंगा। दो मेहमान हैं जो अभी तक चर्चा में नहीं आ पाए। जावेद बेग के पास पहले जा रहा हूं। जावेद साहब, सबसे पहले मैं बहुत माफी चाहता हूं, आपको बहुत इंतजार कराया। यहाँ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आवाजें आनी आ रही थी। जावेद साहब, मैं एक सेकंड देखें, वो 40 मिनट से वेट कर रहे हैं, नहीं 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। मैं आ जाऊंगा। कह रहे हैं कि ये सेटल है यहाँ पे। अच्छा ठीक, जाने की जरूरत नहीं। हम कैसे सेटल हो गए, हमारे रूट्स वहाँ पे हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। एक सेकंड, ये जावेद बेग जो है, ये तो कहते हैं कि सबको माफी मांगनी चाहिए कश्मीर में आप लोगों के साथ जो हुआ उसके लिए। जावेद साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये अभी एक शब्द हिंदी अंग्रेजी में सुशील पंडित जी ने इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा नस्ल कुशी, बल्कि उर्दू शब्द है नस्ल कुशी, अंग्रेजी में जेनोसाइड। जो इनके साथ हुआ वो जेनोसाइड था। सबसे पहले मैं अपने जो मेरे कश्मीरी पंडित भाई है उनको
नमस्कार और आदाब करता हूं। आपके राइट साइड में मेरे एक दोस्त भी बैठे हैं जिनको मैं समावार रेस्टोरेंट पे कभी कभार मिलता रहता हूं दिल्ली में। देखिए, सुशील पंडित जी जो कुछ भी कहेंगे बिल्कुल सच कहते हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये कश्मीरी है, उतनी ही कश्मीरी जितना कश्मीरी जावेद बेग है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज के डेट में फर्क सिर्फ इतना है, सुशील पंडित जी के माथे पे माइग्रेंट का दाग लगा हुआ है जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, और जावेद बेग के माथे पे इस्लामिस्ट जिहादी का दाग लगा हुआ है जो इन्हें बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हम एक कौम है, एक नस्ल के लोग हैं, एक खून है हम में और मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों में, हमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं यहां पे 2 मिनट लेना चाहूंगा आपकी। मैं बड़ा हैरान हो गया किस प्रकार आज हमारे मुल्क के सियासतदान, सियासी जमातें आज 30-32 साल के बाद भी वही गंदी राजनीति खेल रहे हैं हमारे सफरिंग्स पे। जिस तरह पाकिस्तान ने 30 साल कश्मीरी मुसलमान को गन्ना समझकर कूट कूट के सियासी रस निकाला, और आज के डेट में कश्मीरी मुसलमान के पास रस भी नहीं बचा। अब पाकिस्तान के राजनीतिक पार्टियां रस नहीं निकाल रही है। इसी तरह मुझे लगता है आज के डेट में मेरे मुल्क के सियासी लीडर साहिबान और सियासी जमातें मेरे कश्मीरी पंडित भाई को गन्ना समझकर रस निकालना चाहती है, जो हम कतई नहीं होने देंगे। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से ये हमारे जो सियासी जमातें हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि 30 साल पहले भी आप लोग फेल हुए, जिस तरह कश्मीरी मुसलमान फेल हुए कश्मीरी पंडित भाई को बचाने में। आप भी उतने ही जिम्मेदार है जितने जिम्मेदार हम कश्मीरी मुसलमान है, क्योंकि घर हमारा जला और मेरा भाई कश्मीरी पंडित मारा गया। और मारा किसने? पाकिस्तान के आए हुए दहशतगर्दों ने, लेकिन उनका साथ हमने दिया, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को। देयर इज नो कंपैरिजन। मैं ये बिल्कुल डंके की नोक पे कह रहा हूं, कश्मीरी मुसलमान ने बाई चॉइस गन उठाया था, पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ मिलकर एक सिस्टम के साथ लड़ रहे थे। ठीक है, लोगों की अलग अलग सोच है, सोच पे किसी का काबू नहीं। अगर कोई सिस्टम के साथ लड़ना चाहता है उन्हें लड़ने दीजिए, सिस्टम जाने और वो लोग जाने। लेकिन मेरे कश्मीरी पंडित भाई ने कौन से सिस्टम को रोका था? मेरे कश्मीरी पंडित भाई ने कौन सा गन उठाया था? मेरे कश्मीरी पंडित भाई, आप 400 साल की हिस्ट्री देखिए, 400 साल में मुझे एक कश्मीरी पंडित दिखाए जिसने कश्मीरी मुसलमान को मारा होगा। इसमें आपको क्या, किस बात से आप सहमत हैं? जिसने कश्मीर में मस्जिद को जलाया होगा, मस्जिद रोकी होगी। मेरे कश्मीरी पंडित तो मैंने कश्मीरी पंडित से अरबिक पढ़ा है, पर्शियन पढ़ा है। अच्छा, जावेद एक सीनियर सिटीजन है, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। हेलो, ऐसा है, एक बंदा है। नमस्कार, आदाब महाराज। हेलो, नमस्कार, आदाब। बहुत बड़ा शुक्रगुजार तू, बहुत बहुत शुक्रिया तो इस पर बड़ जान कत करान। एक बंदा है, नज़ीर अहमद नाम है, वो जैनकल श्रीनगर का है। एक पेपर में आया है, ये पंडित लोग एक वायरस हैं, ये कैंसर था हमारे यहाँ पे जिनको हमने यहाँ से भगा दिया, और अगर ये फिर दोबारा आ गए ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। अब इसका क्या कहेंगे? ठीक है, हमने माना योर्स इज एक्सेप्शनल केस, ऐसे लोग नहीं हैं वहाँ कश्मीर में, बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, बट दैट इज क्वाइट एक्सेप्शनल। लेकिन ऐसे लोगों को क्या करेंगे? ऐसे पढ़ के क्या करेंगे हम? बताइए। देखिए, हमारी सोसाइटी में बिटा कराटे जैसा कैंसर था, वो कैंसर अभी हॉस्पिटल में है और वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हमारी सोसाइटी में नजीर जैसा वायरस है। अगर कश्मीरी पंडित वायरस है तो मैं चाहता हूं जावेद को वो वायरस होना चाहिए। अगर कश्मीरी पंडित कैंसर है तो वो कैंसर जावेद को होना चाहिए। वो कश्मीरी पंडित मेरे घर में आकर बैठना चाहिए, बसना चाहिए। अगर ऐसा कैंसर पूरे दुनिया को हो जाएगा, अगर कश्मीरी पंडित कैंसर है, मैं चाहता हूं हमारे पूरे मुल्क को एक कैंसर हो जाए। मुझे पढ़ाया है कश्मीरी पंडितों ने, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम कश्मीरी पंडित ने मुझे पढ़ाया है। मुझे फख्र है मेरे कश्मीरी पंडित पे। 30 साल पहले कश्मीरी पंडित ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी जान खो दी,
जावेद आपकी एक बात से यहाँ पर बहुत से लोग सहमत नहीं है, जिसमें आपने कहा कि ऐसी सोच, जिसका अभी एक उदाहरण दिया सर ने, आपने कहा कि ये बीमारी जो है ये अब अस्पताल में है और जल्दी खत्म हो जाएगी। इस बात से सहमत नहीं है यहाँ पे लोग। इनको लगता है आपकी जैसी आवाजें बहुत कम है आपकी जैसी आवाजें। नहीं, मेरी बात सुनिए। एक तो है ना, मैं कश्मीर हूं ना, कश्मीर मैं हूं, कश्मीर सुशील पंडित जी है। कश्मीर तो यही है, जो लोग आपके दाएं बाएं बैठे हैं, यही तो कश्मीर है। कश्मीर डल लेक नहीं है, कश्मीर पहाड़ और बर्फ नहीं है, उनको भी बोलने क्या कह जावेद जी मेरा एक सवाल है आपसे। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतनी सही बात कही। मगर सवाल ये है कि अगर कश्मीरी पंडित आज वापस जाता है वहाँ पर, तो इस बात की कोई सुरक्षा की उनकी गारंटी नहीं है कि वो आज भी वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। तो ये कौन इंश्योर करेगा कि जो भी पंडित अगर वहाँ वापस जाए वो सबके साथ अमन शांति से रहे? तो उनकी सुरक्षा की भी एक गारंटी होनी चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे ये जो मेरा भाई है, छोटा भाई, इनकी शक्ल और मेरे छोटे भाई की शक्ल मिलती है, क्योंकि एक ही खून है ना, एक ही नस्ल है। मुझे एक चीज बताइए, आपको किसी के परमिशन की जरूरत है अपने घर जाने के लिए? आप शाम को किसी से पूछते हैं अपनी मां को मिलने के लिए? आप किसी से पूछते हो अपने वालिद साहब के पास जाने के लिए? कश्मीर आपकी मां है, कश्मीर आपका घर है। होते हैं वहाँ मिलिटेंट्स नहीं होते हैं जिनके पर हमें खतरा हो। वहाँ यहाँ तो एक जावेद बेग है बस, जो हमारे लिए सुरक्षा वहाँ देते हैं, बट वहाँ हमें कौन सुरक्षा देगा? ये तो कह रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिए। आप एश्योर करते हैं, एक मिनट आप मानिए, अगर मैं कल कश्मीर चली जाती हूँ, हम सब कश्मीर जा रहे हैं, तो क्या आप एश्योर करते हैं कि हमें वहाँ पूरी सेफ्टी मिलेगी, हमारे साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी, कत्ले आम नहीं होगा, घर से बाहर निकालने का नहीं होगा, मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा? आप ये बताइए। हेलो सर, बोलिए। जावेद जी, मेरा भी सवाल आपसे ये है, आप जैसे मॉडरेट व्यूज रखने वाले मुसलमान वहाँ बहुत थे जो मारे गए। आप भी अब निकले हैं 30-32 साल बाद अपने व्यूज दे रहे हैं। ईश्वर आपको अच्छा रखे, सलामत रखे। लेकिन बहुत जो मॉडरेट व्यूज रखते थे मुसलमान भी, उनको या तो मारा गया या तो वो बेचारा वहाँ से भाग के कहीं चले गए। आप हमारी सिक्योरिटी या सेफ्टी की बात तो नहीं कर सकते, आप अपने दिल से हमें बुला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो सारा मामला है ये बहुत बड़ा है, ये रिहेबिलिटेशन आपके और हमारे बस की नहीं है। आप आ जाइए घर, हमारी घर वापसी इतनी आसान होती तो हम उठ के 90 में वापस चले गए होते। और मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, आप अपने वहाँ के लोगों को समझाने में अगर आप मुकम्मल हुए, उनमें आपने उनको समझाने की कोशिश करी, उनका ब्रेन वॉश किया, तो वो आपका बड़ापन होगा। हम तो वैसे ही थे जैसे 90 में निकले हैं, आज भी वैसे ही हैं। थैंक यू। ऐलान करवा दीजिए हम आपको। चलिए, एक आखिरी बात आप इनसे कह जाइए जावेद, बाकी फिर मैं और मेहमानों के पास चलूं, समय कम है। देखिए, ये मेरी बहनें मुझे ये मेरे लिए ललदद है सभी। ये मुल्क पूरा हिंदुस्तान इनका है, ये जहां पे चाहे रह सकते हैं, मैं जहां पे चाहूं रह सकता हूं। ये कश्मीर इनका है, कश्मीर इनका मादरे वतन है, इनका वतन है। उसके लिए जावेद की इजाजत की जरूरत नहीं है, किसी सीएम या किसी भी नेता के इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में 30 साल लग गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावेद अकेला ये वाली सोच रखता है, बहुत सारे लोग ऐसी सोच रखते हैं। और हां, मैं अपनी इन बहनों को कहूंगा, 2011 से मैंने कोशिश की, मेरे बीरवा में, संग्रामपुरा में जो मेरे कश्मीरी पंडितों को शहीद कर दिया गया था, मैंने 2011 से कोशिश की कि हम एक साथ फिर हो जाए। लेकिन मैं आज आपके चैनल्स के माध्यम से हमारे ऑनरेबल पीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि आज फिर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2024 तक एक कॉन्क्रीट और प्रैक्टिकल रिटर्न विद ऑनर एंड डिग्निटी कश्मीरी पंडित का होना चाहिए। आपने की, तो इस पर अब राजीव जी को जवाब देना चाहिए। जावेद हमेशा देखिए, आफ्टर ऑल वहां वो माहौल जो ये चाहते हैं, जैसा सिविल सोसाइटी उनके आपस सोसाइटी में अंदर रिफॉर्म आए, या तो वो है या आपको कुछ करना पड़ेगा। ये बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं आपकी बात। मैं आपसे बिल्कुल, सौरभ जी, आपसे पूरी तरह सहमत हूं। हमें ही कुछ करना पड़ेगा और हमने ही कुछ किया है।
मैं आपको दोबारा बोलता हूं कि जब तक कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब तक कश्मीर में प्रोफेसर पढ़ाने नहीं जा पाएगा, जब तक उसका बच्चा वहां नौकरी नहीं पाएगा, जब तक बाहर का व्यक्ति वहां जाकर सेटल नहीं हो सकता, तब तक कश्मीर आगे नहीं बढ़ सकता। और पहले उसके लिए एक माहौल बनाने की जरूरत थी। उस माहौल के लिए बहुत सारे कानून थे, 890 कानून ऐसे थे जो कश्मीर के अंदर कश्मीर की डेवलपमेंट में बाधा बने थे, जिसको हमने हटाया। 164 ऐसे कानून हैं जिनको हमने दोबारा से उसको अलाइन करके दोबारा से लागू किया। और हम कहते हैं इस कश्मीर को कश्मीरियत देना बहुत जरूरी है, और कश्मीरियत की खिलाफत करने वाले के माथे पे गोली मारने का काम भी भारत की आर्मी बहुत बेहतर जानती है, और वो हम करके दिखा रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया। आज और कुछ मुद्दों पर हमने बात की, और अब मैं ये भी आपको बता दूं कि अब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की वापसी में क्या क्या चीजें जो हैं वो रूढ़ा हैं, इनको किन चीजों से असुरक्षा महसूस होती है, इनके साथ जो हुआ था उसके निशान, उसकी गवाहियां अब भी वहां पर हैं, वो इंडिया टीवी लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। मैं शुक्रिया करूंगा हमारे साथ जो ऑडियंस रही उनका, सुशील पंडित जी का, शोएब जमई जी का, हमारे साथ विवेक जी रहे, हमारे साथ जेटली जी रहे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।